नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और कानून को जानने की। हमारे आइन का आर्टिकल 14 जो कानून के सामने हर भारतीय को बराबरी का हक देता है, आर्टिकल 15 जिसके तहत हर किसी को ज़ात, नस्ल, धर्म या उसके पैदाइश की जगह की बुनियाद पर तफरीक़ से हर किस्म की तफरीक़ को ममनू करार देता है। और अगर इससे आगे हम चलें तो आता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ना सिर्फ जीने का हक बल्कि इज्जत के साथ जीने का हक फराहम करता है और उसके साथ साथ राइट टू प्राइवेसी भी देता है। अगर इसके अलावा हम अपने आइन के पार्ट 4 की बात करें जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो उसमें भी जहां हम रोज़गार के मौक़े की बात करते हैं तो वो ख़वातीन और मर्दों दोनों के लिए बराबर होने चाहिए और यकसा काम के लिए यकसा मजदूरी भी होनी चाहिए। लेकिन क्या इसके बावजूद काम की जगहों पर आपके साथ या किसी खातून के साथ आपने कभी जिनसी हिरासानी यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हुए देखा है? या अगर कहीं ऐसा होता है तो फिर क्या करें? और उसके लिए इंतज़ामात करती है BNS की दफ़ा 75, जिसको जानना और समझना हर खातून के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ उस कानून को भी समझेंगे जिसे हम पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं, यानी द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। क्या है ये कानून और इसको जानना हम सब के लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है और इसके तहत किस तरह से हिफाजत के इंतज़ामात किए गए हैं उन ख़वातीन के लिए जो काम करने के लिए अपने घर से बाहर जाती हैं और काम की जगहों पर उनको किसी भी तरह की जिनसी हिरासानी का सामना होता है, तो वो क्या करें। आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू होगी। इस कानून को जानेंगे, BNS की धारा 75 को जानेंगे और समझेंगे। और अगर आपके मन में भी आज के इस मौजू से मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज हमारे साथ इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहतरमा प्रज्ञा परिजात साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आपके अलावा हमारे साथ दूसरी खास मेहमान हैं एडवोकेट पारुल गुरुदेव, आपका भी आज की इस पेशकश में हम इस्तकबाल करते हैं। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे और हम आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले पारुल गुरुदेव से जानने की कोशिश करेंगे कि जब संविधान में भी बराबरी का हक दिया गया और हर किस्म की जो तफरीक होती है, हर किस्म के भेदभाव को ख़त्म करने की भी बात की गई, उसके बावजूद अगर कहीं किसी के साथ ऐसा होता है तो फिर हमें बाकायदा तौर पर एक पॉश एक्ट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उसको सन 2013 में क्यों लाया गया? पारुल गुरुदेव साहिबा। देखिए, संविधान हमारा आर्टिकल 14, 15, 19 ये सारे जो संविधान में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं को भी एक सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो इन संविधान में इन प्रोविजंस के बाद भी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ स्पेसिफिकली उनके वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो रहा था, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, उनके साथ भेदभाव हो रहा था। और जो कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाती थी या बोल भी पाती थी तो पुलिस में कंप्लेन नहीं हो पाती थी, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं काम कर पे नहीं जा पाती थी, फ्रीली काम नहीं कर पाती थी, या उनके साथ जो हरासमेंट हो रहा है वो अपने घर वालों तक भी नहीं शेयर कर पाती थी, जिसकी वजह से वो बाहर ही नहीं निकल पाती थी। अब इस केस में ये हम देख सकते हैं कि 1997 में इसका एक बैकग्राउंड है, दैट इज़ विशाखा गाइडलाइंस। अब ये विशाखा गाइडलाइंस क्यों आई है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस लाने का मेन रीज़न सुप्रीम कोर्ट का ये था कि महिलाओं के साथ जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, उसके लिए एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसके लिए स्टेट की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो कैसे अपने इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कंप्लेन कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाएं इस तरीके के हरासमेंट फेस कर रही थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को विशाखा गाइडलाइंस लानी पड़ी थी। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि विशाखा गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी। और इसी सवाल के साथ मैं प्रज्ञा जी से भी जानने की कोशिश करूंगा कि विशाखा गाइडलाइंस क्या कहती हैं और विशाखा गाइडलाइंस के बाद 2013 में कानून आता है, एक लंबा अरसा हमने देखा, तो उसमें किस हद तक हमने विशाखा गाइडलाइंस को उस कानून में शामिल किया?
बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है जिस पे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। इन सबसे पहले हम जाते हैं 1992 में। एक वाक़या था जिसने हमारे देश को झकझोर दिया था। एक महिला थी, उनका नाम था भंवरी देवी। वो राजस्थान की रहने वाली थी और आंगनवाड़ी की वर्कर थी और इसी महिला और बच्चों से संबंधित अलग अलग स्टेट के प्रोग्राम्स में वो कार्यरत थी और काम करती थी। उनके गांव में उन्हें कहीं से पता चला कि चाइल्ड मैरिज का एक केस आया है, यानी कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी शादी हो रही थी। इस मसले में बच्चे को सेव करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बार जिरह की कि माँ बाप मान जाएं, लेकिन चूंकि वो नहीं माने तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प लेके शादी के समय इस बात को जाके इंटरवीन किया और इसका उनको बहुत ही मुश्किल सामना करना पड़ा। वहाँ की जो डोमिनेंट कम्युनिटी या कैटेगरी थी, उन्होंने इनका ग्रुप रेप, गैंग रेप किया और ये एक ऐसा मसला था जिसने पूरे कंसाइंस को देश के झकझोर दिया। इस मसले के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि कोई भी महिला जो अपने वर्क प्लेस पे है, वो अपने घर की चार दीवारी में भी नहीं है, यदि वो भी सुरक्षित नहीं है तो इसके लिए देश क्या कर रहा है। एक वॉइड कि ये देखा गया कि एक वॉइड है। हमारे पास सीडो कन्वेंशन है इंटरनेशनल, जहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की बात करता है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए विशाखा की कुछ गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण किया, जो बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं कि वर्क प्लेस की डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है। और ये एक जेंडर स्पेसिफिक एक्ट है, यानी कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहाँ पे जो भी पीड़िता है वो महिला हो सकती है। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई, लेकिन शायद इतना काफ़ी नहीं था। विशाखा की गाइडलाइंस होने के बावजूद पूरे देश में इसको यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं किया जा रहा था। लोग इसे हंसी मजाक में टाल दे रहे थे। तो ऐसे में एक बड़ी फेमस एक्टिविस्ट थी मेधा लेले, उन्होंने 2012 में एक PIL फाइल की सर्वोच्च न्यायालय में, जहां उन्होंने कहा कि ये विशाखा की गाइडलाइंस को आपको मैंडेटरी करना चाहिए। परेशानी का सबब ये था कि हमारे पास कोई नेशनल लेजिस्लेशन उस समय नहीं था और इस बात को बहुत सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 141 है, जो उनका इनहेरेंट पावर है, जब तक कोई लेजिस्लेशन नहीं आ जाता है देश में, जब तक कोई कानून नहीं बन जाता है, उसके बावजूद 141 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की ये विशाखा गाइडलाइंस हर जगह मान्य होंगी। कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज़्यादा यदि एम्प्लॉय हैं तो उनको पॉश की गाइडलाइंस को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। यदि उन्होंने लागू नहीं किया तो उनके ऊपर पेनल्टीज होंगी। इस तरीके की जद्दोजहद के बाद फाइनली 2013 में हमारे पास पॉश एक्ट आया, जो प्रिवेंशन प्रोहिबिशन इस एक्ट और रिड्रेसल की बात इंतजाम करता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से रोशनी डाली। भंवरी देवी का जो केस था, उस केस को भी समझाते हुए आपने उस हकीकत को भी बताया कि किस तरह के वाकयात ख्वातीन के साथ हो रहे थे और किस तरह की ज़रूरत महसूस की गई गाइडलाइंस की और गाइडलाइंस के बाद कानून के बनने की। लेकिन यहाँ आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यह समझना हम सबके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वर्क प्लेस की डेफिनेशन क्या है। उसी पर मैं चाहूँगा कि आप प्रज्ञा जी, आप ही रोशनी डालें कि जहाँ आपने कहा कि वर्क प्लेस क्या होता है, तो इसमें जहाँ हमने कानून के अंदर वर्क प्लेस की बात की है, तो क्या सिर्फ ऑफिस या ऑफिस के काम से कहीं जाने वाला जो व्यक्ति है वो भी, या फिर वो महिला किसी ऑफिस की गाड़ी से जा रही है तो उसमें भी, या ऑफिस के तरफ से कहीं वो टूर पर जाती है तो वो भी उसी में? मैं चाहूँगा कि आप उसको डिफाइन करें कि इसमें वर्क प्लेस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। प्रज्ञा जी। देखिए, ये वर्क प्लेस की डेफिनेशन या डेफिनेशंस यूजुअली डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 हर एक्ट में दिया जाता है। सेक्शन 2 में वर्क प्लेस की स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है, लेकिन ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि 2013 से 2026 तक इतने वाकये हुए हैं कि अलग अलग जगहों को डिटरमाइन किया गया है कि हाँ, ये भी वर्क प्लेस हो सकती है। आप जो स्टूडियो में बैठे हैं, क्या वो वर्क प्लेस है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट एक बहुत ही मज़ेदार वाकया ये था कि कोविड के समय जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वहाँ पे यदि किसी आपके एक केस यहाँ पे हाईलाइट हुआ था, जहाँ रात के 10 या 10:30 बजे के आसपास किसी बॉस ने या किसी एम्प्लॉयर ने एक ऑफिस की ग्रुप मीटिंग की और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फोर्स किया कि ऑफिस आवर्स के बाद वो अपना वीडियो को ऑन करें। भले वो अपने घर में बैठी थी, लेकिन क्या उस समय उनको मैंडेटरी ये फोर्स किया जा सकता था कि वो अपना ऑन करें वीडियो? इसलिए कोर्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेफिनेशन निकाली कि वर्क प्लेस का मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक ज्योग्राफिकल स्पेस सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह स्थित हो, वो आपके घर में भी हो सकता है और ऐसे में एम्प्लॉयर को कवर किया जाएगा यदि आपके साथ कोई भी कलर्ड रिमार्क या ऐसे आपको ड्यूरेस किया जाता है जहां पे आपकी कंसेंट नहीं है। सो वर्क प्लेस की डेफिनेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत इवॉल्व हुई है और ये कोई भी जगह बियॉन्ड फिजिकल स्पेस एक्सटेंड की जा सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको डिफाइन किया है और इसके साथ साथ एक और चीज़ समझने
समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर पारुल गुरुदेव से कि अगर हम इसके अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं तो किस तरह का हैरेसमेंट इसमें शामिल है, किस तरह की हिरासानी को इसमें शामिल किया गया है इस कानून के अंदर। पारुल जी, सेक्सुअल हरासमेंट में पहले जो बोला जाता था कि अगर कोई फिजिकली किसी को हरास कर रहा है तो सिर्फ उसी को सेक्सुअल हरासमेंट बोलते थे, बट अभी जो एक्सपैंड हुई है डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंगली कोई अगर आपको सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी अगर आपको बोल रहा है या अगर आपको कोई पॉर्न वीडियो दिखा रहा है या पॉर्न इमेजेस भेज रहा है उसे भी सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट किया जाता है। इनफैक्ट कोई आपको टच करने की कोशिश कर रहा है या आपको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। अभी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में जो सेक्शन 75 BNS है और पॉश एक्ट दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बस ये है कि कहीं ना कहीं BNS जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और जो पॉश एक्ट की प्रोसीडिंग्स है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है। तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन सेम है, दैट इज किसी को सेक्सुअली हरास करना, किसी को पोर्नोग्राफिक वीडियोस मूवीज दिखाना या टच करना या अनवेलकम किसी भी तरीके का बिहेवियर, उसे सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड किया गया है। क्या जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही इसके अंदर कि दोनों के अगर हम देखें तो BNS की अप्रोच जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ ले जाती है। एक महिला के साथ अगर कहीं खुदा ना करे ऐसा होता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या वो पॉश के तहत कानून के तहत अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए या वो सीधा BNS के तहत अपनी जो शिकायत उसे दर्ज करा सकती है, तरीका क्या रहता है? देखिए, दोनों पैरेलल भी चल सकती है प्रोसीडिंग्स। अगर उसके साथ वर्क प्लेस पे हो रहा है तो सबसे पहले वो वर्क प्लेस की जगह पे अपने IC में इंटरनल कमिटी में जाके कंप्लेन करे उसके लिए, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है इंटरनल कंप्लेन कमिटी के जो रिपोर्ट है या उनकी फाइंडिंग से, तो वो BNS के अंदर भी कंप्लेन कर सकती है। तो यहाँ पे ये है कि अगर वो चाहे तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी कंप्लेन कर सकती है और साथ के साथ पुलिस में भी जाके वो रिपोर्ट कर सकती है BNS सेक्शन 75 के अंदर। तो किस तरह की इंटरनल कमेटीज़ होती हैं या एक महिला अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसका पहला तरीका प्रज्ञा जी क्या होना चाहिए? अगर हम इंटरनल कमेटी की भी बात करते हैं तो उस पर भी प्लीज़ हमें बताएं कि किस तरह से इंटरनल कमेटी होती है, उसमें कौन लोग होते हैं और ये इंटरनल कमेटी किन ऑफिस के ऊपर जो है वो ज़रूरी हो जाती है बनाने? मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगी जो मेरे कलीग ने बात की। हमारी ये जो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन है इसमें 3-4 ब्रॉड कैटेगरीज को डाला गया है, जिसमें फिजिकल टच सबसे इंपॉर्टेंट है। अनवेलकम फिजिकल टच, अनवेलकम बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपकी कंसेंट नहीं होती है, आपने वो बोला नहीं होता, उसके बावजूद वो आपके साथ किया गया है। सेकंड, आपके कलर्ड रिमार्क्स हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी आप लोगों की सहूलियत के लिए। कोई ऑफिस में एक महिला रिसेप्शनिस्ट है, सुबह सुबह बॉस आते हैं और वो कहते हैं जी आपकी साड़ी बहुत सुंदर है मोहतरमा। क्या इसको आप सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट कर सकते हैं? द रियलिटी इज शायद नहीं, क्योंकि एक तो इसमें कोई सेक्सुअल ओवरटोन नहीं है, लेकिन एंड एट द सेम टाइम इंटेंट का कुछ हमें क्वेश्चन मार्क के अभी हमें पता नहीं है। लेकिन यदि आपका बॉस आके सुबह सुबह बोलता है आप बहुत सेक्सी लग रही हैं और मुझे लगता है आप इसी तरीके से सज सवर के आएंगी तो आपके प्रमोशन होने के बहुत चांसेस हैं। यदि इस तरीके की बातें आपके साथ की जाती हैं, आपको असहज महसूस कराया जाता है, इशारों से भद्दे इशारे आपके साथ किए जाते हैं या कोई भी ओवरचर्स ऐसे होते हैं जो कलर्ड रिमार्क्स हैं, यदि या पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ये सब कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आएगा। अब लॉ ने या लेजिस्लेशन ने एक ICC के निर्माण की या LCC के निर्माण की बात की है। पॉश एक्ट में सेक्शन 6। आपको रोक करके पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि अगर कोई किसी की साड़ी की तारीफ कर रहा है तो वो शायद उसमें नहीं आएगा, लेकिन आप दोनों से मेरा सवाल है क्या रोजाना अगर वो साड़ी की या कपड़ों की तारीफ करे तो उसको क्या? बिल्कुल, अगर आपका इंटेंट ऐसा है कि आप डेली आके रोज सुबह बोल रहे हैं आज भी बहुत सुंदर लग रही हो, अरे आज बहुत सुंदर लग रही हो, और वो महिला असहज महसूस कर रही है तो वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल्कुल आएगा। ऐसे में इट इज एक्सपेक्टेड कि जो एम्प्लॉई हैं वहां की वो जाएं और इमीडिएटली वहां की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को इन्फॉर्म करें या इत्तला करें जितना जल्दी। एक चीज और है, सॉरी मैम, इसमें एक चीज और है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा कोई जो स्टेटमेंट है वो मुझे भी बोला जा रहा है या किसी और को बोला जा रहा है, हो सकता है मैं इस चीज पे ऑफेंडेड फील ना करूं। सो अगेन डिपेंड करता है कि जिस महिला को बोला जा रहा है उसको कैसा फील हो रहा है। अगर उसको अनवेलकम लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सामने वाले का इंटेंट क्या है, बट उसको अगर फील हो रहा है कि उसके साथ इस तरीके का रिमार्क उसे नहीं बोला जाना चाहिए, या अगर उसने एक बार बोल दिया कि ऐसा आप स्टेटमेंट ना बोले या मुझे इस तरीके से या मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता, उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली बोल रहा है,
तो जरूरी नहीं है कि मुझे वो चीज अच्छी लगे तो दूसरे को अच्छी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। सो अगेन वो डिपेंड करता है पर्सन जिसको ऐसा बोला जा रहा है, तो वो जाके तुरंत कंप्लेन कर सकती है अपने इंटरनल कंप्लेन कमेटी में। जी, तो मैं फिर इंटरनल कमेटी पर आता हूँ। जी प्रज्ञा जी, सेक्शन 6 और सेक्शन 9 यहाँ पे 2 सेक्शंस बटे हुए हैं। सेक्शन 6 बात करता है एलसीसी यानी कि लोकल्स कंप्लेंट कमेटी की। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉय है वहाँ पे एलसीसी होती है, और यदि कोई भी ऐसी संस्था या इंस्टीट्यूशन जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है वहाँ पे सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा। एम्प्लॉयर से ये एक्सपेक्टेड है स्टैट्यूटरीली, यानी कि कानून ये उन्हें प्रतिबद्ध करता है कि उन्हें अपनी एक आईसीसी की कमेटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर एक महिला होंगी। सीनियर मोस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो 70 साल की होनी चाहिए, लेकिन ओहदे में, पद में वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर पद पे होनी चाहिए। एक इसके इतर ये भी एक्सपेक्टेड है कि आपके 2 या 3 मेंबर्स ऐसे हों जिनको या तो एनजीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त हो, जो पब्लिक सर्विस से जुड़े हैं, या जिन्हें कानून का नॉलेज हो। एक मैंडेटरी प्रोविजन है एक्सटर्नल मेंबर रखने की, और ये एक्सटर्नल मेंबर किसी एनजीओ से एसोसिएटेड होना चाहिए। ये उम्मीद रखी जाती है कि जिन लोगों को भी आप अपने पैनल पे लेकर आए हैं वो उनका कोई कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ना हो, या वो कहीं से किसी से संस्था से जुड़ाव ना रखते हो, ताकि यदि कभी भी कोई केस की सुनवाई होती है तो वहां पे बायस का एंगल ना आए। अगर किसी संस्था में महिला वर्कर ही ना हो तो इस कमेटी के अंदर किस तरह से महिला मेंबर के होने को सुनिश्चित किया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा? पारुल जी, अगर आपकी कोई एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन भी है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ आपके पास कोई एक सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई है वहाँ पे, तो आप उसको अपनी आईसी कमेटी का हेड बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मेरी कंपनी में कोई भी फीमेल एम्प्लॉई नहीं है, तो ये नहीं होगा कि मैं इंटरनल कमेटी ना बनाऊँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये बोलते हैं कि हमारे पास सारे मेल मेंबर्स ही हैं, हमारे यहाँ कोई फीमेल मेंबर्स ही नहीं आती है, तो हम इंटरनल कमेटी की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपके यहाँ पे हो सकता है आपका जो क्लीनिंग स्टाफ है या आपके यहाँ जो डिलीवरी स्टाफ है वो उसमें से भी कोई फीमेल हो सकती है। इनफैक्ट आपके यहाँ अगर कोई मीटिंग के लिए भी आ रहा है, कोई फीमेल मीटिंग के लिए आ रही है, तो ये पॉश एक्ट उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है, 10 से अगर ज़्यादा लोग हैं तो आपको इंटरनल कमेटी बनाना मैंडेटरी है, और उसका जो हेड है वो फीमेल होना चाहिए, जैसे मैम ने बताया। तो अगर आपके पास कोई फीमेल एम्प्लॉई नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप किसी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन आपकी है वहाँ से अपने एक मेंबर को आप अपना हेड बना सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं बनाता है तो उसके लिए किस तरह की सजा का इंतजाम किया गया है? इसमें देखिए, ये कानून ये कहता है कि आपने एक आईसीसी का गठन किया जिसमें आपने सारे आदमी रख दिए, और आपने ये एक्ट बनाया महिलाओं के लिए, तो जेंडर को आप समझेंगे कैसे, एक जेंडर की परेशानी आप समझेंगे कैसे? इसलिए कानून पॉश एक्ट में ही ये लिखा है कि आपसे उम्मीद है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद है कि 50% जो कॉम्पोजिशन है इस आईसीसी का, उसके गठन में 50% महिलाएं होनी चाहिए। इसका एक सिंपल रैशनेल है कि शायद एक महिला दूसरी महिला की परेशानी को एक बेटर एंगल से समझ सकती है, एक औरत ज्यादा सहूलियत महसूस करेगी। यदि कानून डिस्पाइट क्लियर रेगुलेशंस, अगर आपके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स हैं और आपने आईसीसी का फॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्रिमिनली आपको कल्पेबिलिटी इसमें जा सकती है, और आपके खिलाफ शिकायत दर्ज होकर एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है। पेनल्टीज भी लगती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, आपके सर्टिफिकेट्स को कैंसिल किया जा सकता है, और आपके इंस्टीट्यूशन का जो वो है पूरा आपका उसको क्वेश्चनेबल बनाया जा सकता है। अब इससे छोटे पर भी आ जाते हैं। जी पारुल जी, कुछ कहना चाहती हैं? फर्स्ट टाइम अगर आपने ये इंटरनल कमेटी नहीं गठन किया और आपके ऊपर ये इस तरह की इंक्वायरी होती है कि नहीं गठन किया है, तो आपके ऊपर 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। सेकेंड टाइम में डबल पेनल्टी भी हो सकती है। इनफैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आपका ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, और आपको बंद भी करना पड़ सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक भी ये हमारा पॉश एक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट ये जो मैम ने जैसे बताया लोकल कमेटी, सो हमारे घर में जो महिलाएं काम करने आती है, जो हाउस हेल्प होती हैं, उनके ऊपर भी पॉश एक्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि उनके लिए वर्क प्लेस हमारा घर है। तो कहीं ना कहीं शिकायत कहाँ करेगी? हाँ, वो लोकल कमेटी में, लोकल कमेटी इन द सेंस कि जो हमारे डीएम एसडीएम है, इनके पास जाके ये अपनी कंप्लेन कर सकती है कि इनके साथ इस तरीके का, अगर कोई एम्प्लॉयर या जिनके घर वो काम करने जा रही है उनके साथ इस तरीके का सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है, तो वो डीएम या एसडीएम को कंप्लेन कर सकती है, क्योंकि वो लोकल कमेटी के वो हेड होते हैं।
सो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं किसी भी कंपनी में तो वो वहीं पे आईसी होना ज़रूरी है, बट जो घर में मेड आती है या जहाँ पे 10 से कम लोग हैं वो लोकल कमेटी में जाके अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर कमेटी के अंदर भी उसकी शिकायत के ऊपर, एक तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि कितने समय के अंदर ये शिकायत दर्ज होनी ज़रूरी है, और अगर वो समय भी निकल जाता है और उसके बाद वो महिला हिम्मत जुटा पाती है वो शिकायत करने की, तो क्या प्रावधान है, किस तरह का प्रोविज़न है? पॉश एक्ट और सेक्शन 75 दोनों में लिमिटेशन पीरियड अलग अलग है। पॉश एक्ट के अंदर जो भी लास्ट डेट ऑफ इंसिडेंट है उससे 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेन करनी पड़ती है, लेकिन अगर 3 महीने में कई बार होता है कि महिलाएं हिम्मत नहीं जुटा पाती है कंप्लेन करने की, या वो झिझकती है या किसी से बता नहीं पाती है, तो एक्सटेंशन 3 महीने का और दिया जाता है। इसमें डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो 3 महीने का और एक्सटेंशन दे सकती है, तो दैट मीन्स 3 और 3 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। वहीं जब हम सेक्शन 75 की बात करते हैं BNS, वहाँ पे 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। सो अगेन ज़रूरी नहीं है कि कई बार होता है कि ये इंसिडेंट्स रेगुलरली होते रहते हैं, आज हुआ, 3 दिन बाद हुआ, 4 दिन बाद हुआ, तो जो भी लास्ट डेट ऑफ इंसिडेंट्स है उससे 3 महीने के अंदर आप कोई भी महिला जाके आईसी में कंप्लेन कर सकती है, लेटर दे सकती है, मेल कर सकती है, पर्सनली जाके कंप्लेन कर सकती है, टेलीफोन करके भी कंप्लेन कर सकती है। सो अगेन 3 महीने के अंदर कर सकती है। वहीं BNS की अगर हम बात करें तो वहाँ 3 साल के अंदर वो कंप्लेन कर सकती है। प्रज्ञा जी, खतरा होता है कंप्लेंट के साथ साथ कि जिस संस्था में एक महिला काम कर रही है, अगर वहीं उसके साथ किसी तरीके का कोई हरासमेंट हो रहा है और वो वहीं उसी कमेटी में शिकायत करती है, तो उसको ये डर होता है कि शायद उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको और फिर और ज़्यादा कहीं उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े। कानून किस तरह से उसकी सेफ्टी का इंतजाम करता है ताकि जाँच अपनी जगह चले लेकिन उसको कहीं ना कहीं उस तरह के हालात में सेफ किया जा सके? देखिए, ऐसे में पॉश एक्ट की यदि हम बात करें तो सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक इंटरिम मेजर्स की बात करता है, यानी कि एक स्टार्टिंग का एक उसने ऐसा प्रबंध बनाया है कि जब तक मैटर सब जुडिस है या जब तक सुनवाई या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आईसीसी के माध्यम से, तब तक उस महिला की सहूलियत के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या वो किसी तरीके से एंडेंजर्ड ना महसूस हो, 3 प्रावधान दिए गए हैं। यदि या तो उसका या फिर जो अग्रेसर है जिसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट किया उनमें से किसी का भी तबादला किया जा सकता है, और इस छुट्टी के ड्यूरेशन में उनको फुल सैलरी दी जाएगी, किसी भी तरीके से उनको वो नहीं होगा, मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो बेसिकली आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड का कंसेप्ट है कि जब तक सुनवाई चल रही है, पता नहीं है कि कौन सी पार्टी सही है या गलत है, तो इंटरिम मेजर्स इस तरीके के बनाए गए हैं सेक्शन 12 में। यहीं अगर हम BNS की बात करें तो BNS क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, पॉश एक्ट सिविल प्रोसीडिंग्स है। आईसीसी की प्रोसीडिंग्स के बाद भी आईसीसी की कमिटी इन्फॉर्म कर सकती है कि अब FIR रजिस्टर होनी चाहिए, और इस महिला के पास स्टार्टिंग में भी ऑप्शन है कि वो सीधे एक FIR रजिस्टर करा सकती है। कहीं पर आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है या आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप पिक एंड चूज करिए या आप सिर्फ आईसीसी के पास जाइए। ये एक महिला की स्वेच्छा है और उसकी एक्सपेक्टेशन है या उसकी चॉइस है कि वो वहाँ पे कैसे जाना चाहती है। जी, ये उसकी चॉइस है। और उसके अलावा और भी इस कानून के तहत किस तरह की उसको सहूलियात दी गई हैं उस महिला को, जहां अगर किसी के साथ जो ज़्यादती का शिकार होती है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह उस व्यक्ति से दूर रह सकती है, बच सकती है, या फिर वो छुट्टियां भी कर सकती है और उसको छुट्टी का भी इख्तियार है ताकि वो अपने उस जहनी प्रेशर से निजात पा सके। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और आज हम बात कर रहे हैं पॉश एक्ट की और BNS की दफ़ा 75 की। आगे अगर हम ब्रेक में जाने से पहले की बातचीत करें तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक महिला जिसके साथ वर्क प्लेस पर अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है और वो उसकी शिकायत करती है तो उसमें
उस जांच के साथ साथ उसे किस तरह की सहूलियात मिल सकती हैं। इसी सवाल के साथ मैं पारुल जी से जानने की कोशिश करूंगा कि अगर वो महिला उस वक्त छुट्टी चाहती है या वो उस जो ऑफिस के अंदर जिस एम्प्लॉय से वो परेशान है, जिस साथी से सहकर्मी से परेशान है, उससे वो बच करके रहना चाहती है, तो किस तरह का इंतज़ाम है और ख़ास तौर से इस जांच के दरमियान में क्या कोई किसी तरीके का मीडिएशन या कंसिलिएशन का कोई प्रावधान है, तो मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। बिल्कुल, पॉश एक्ट जो है वो फोकस करता है महिलाओं की सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे ये पॉश एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि जब तक प्रोसीडिंग पेंडिंग है, आईसी की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, इंक्वायरी पेंडिंग है, तब तक महिला, ये डिपेंड करता है महिला की चॉइस पे। महिला अगर चाहे तो वो छुट्टी ले सकती है उतने दिन की, अगर महिला चाहे तो उसका तबादला किसी और जगह किया जा सकता है अगर कोई दूसरा ऑफिस है, या उसका रिपोर्टिंग बॉस जो है वो चेंज किया जा सकता है, या जिस पर्सन ने, जो परपिट्रेटर है, उसका तबादला कहीं और किया जा सकता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस इंक्वायरी के बाद अगर दोनों को बैठ के, कई बार होता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, कहीं ना कहीं वो जो परपिट्रेटर है वो क्षमा भी मांगना चाहता है, तो कहीं ना कहीं कंसिलिएशन और मीडिएशन का प्रावधान भी इसमें बनाया गया है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान कहता है कि मेरी वो मर्जी नहीं थी, ऐसी मेरी मंशा नहीं थी, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी और गलत समझा गया, मैं माफी चाहता हूँ, इस तरह की बातचीत होती है। उन हालात में इस तरह का कंसिलिएशन का इंतजाम बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कंसिलिएशन और मीडिएशन का प्रावधान बनाया गया है कि जरूरी नहीं कि हर बार परपिट्रेटर का इंटेंशन यही हो कि वो सामने वाले को सेक्सुअली हरास करना चाह रहा हो, या हो सकता है कई बार महिला किसी गलतफहमी में आ जाए। तो ये इसीलिए ये मीडिएशन और कंसिलिएशन का प्रावधान भी बनाया गया है कि जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ना हो जाए तब तक और भी इसके अलावा भी आप प्रावधान यूज कर सकते हैं। ये इसी कमेटी के अंदर होगा ये मीडिएशन और कंसिलिएशन। जी प्रज्ञा जी। देखिए, मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें, ये जो कंसिलिएशन का प्रावधान है, मीडिएशन से ज्यादा कंसिलिएशन होता है यहाँ पे, मध्यस्थता से ज्यादा, और इसमें भी राइट दिया गया है। चूंकि मैंने बताया कि जेंडर स्पेसिफिक कानून है, यहाँ पे पावर औरत को दी गई है। कंसिलिएशन का पूरा अधिकार महिला रखती है जिनके साथ इस तरीके की घटना घटित हुई है, यदि वो चाहे, और सिर्फ उनके कहने से, कोई उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, और इस कंसिलिएशन में किसी भी तरीके का मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं है। देखिए, हर तरीके की महिलाएं हैं, पैसे का कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं है। अगर हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं, इसका मतलब है आप किसी की गलती को या उसके अक्षम्य अपराधों को माफ कर रहे हैं पैसे को लेके। कानून में ऐसा, पॉश एक्ट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, सिर्फ महिला के कहने पे, क्योंकि इस तरीके की महिलाएं हैं जो कोर्ट कचहरी करने में सक्षम नहीं है शायद, या वो उस मसले को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहती हैं। कभी कभी उनको एक मोरालिटी, एक सोशल इमेज के लिए भी वो नहीं चाहती हैं कि ये परेशानी हो। उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, दूसरे अग्रेसर को दूसरी टीम में भेजा जा चुके, उनके रिपोर्टिंग मैनेजर्स को चेंज कर दें या उनको दूसरी टीम में डाल दिया जाए, वो अपनी जायज शर्तों को मनवा सकती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जिनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है, कंप्लेनेंट, ये सिर्फ राइट उनका है। दूसरा, इस पॉश एक्ट में बहुत खूबसूरती के साथ रिडक्शन के प्रोविजंस हैं, यानी कि कम, जब तक आईसीसी की इंक्वायरी हो या ना हो, जब तक ये चलेगी, इनफैक्ट अपील के स्टेज पर, तब तक इनकी आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट की जाएगी। और एक समानता के तौर पे कानून ये बोलता है कि जो अग्रेसर है और जो कंप्लेनेंट है, दोनों के नाम को प्रोटेक्ट किया जाएगा या छुपा के रखा जाएगा, ताकि यदि आगे जाके कोई भी एक पार्टी जिसने गलती शायद नहीं की थी या अदरवाइज पाया जाता है, उनके साथ मॉरल पुलिसिंग ना हो, या क्योंकि लोग जज करते हैं, लोग अलग अलग तरीके की नजरों से देखते हैं, तो उनकी विक्टिम प्रोटेक्शन का, यहाँ पे विक्टिम के नेम प्रोटेक्शन का प्रावधान है। सिमिलरली सेक्शन 75 बीएनएस में भी यही है कि आपके नाम को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी प्राइवेसी का जो है वो खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अंदर पहचान जो है वो छुपाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब वक्त है आज के इस प्रोग्राम में सवाल और जवाब का। हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट मौजूद हैं जिनके मन में कई सारे सवाल हैं। अब उन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपने एक्सपर्ट के ज़रिए उनके हम जवाब लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट्स के पास। क्या नाम है और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? बैठकर पूछ सकते हैं। मेरा नाम है आनंद प्रसाद और मेरा सवाल ये था मैम से कि जो पर्सन हैरेस कर रहा है वो पावर में है और विक्टिम है वो बता नहीं पा रही है, लेकिन उसका कलीग है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो क्या जो विक्टिम है वही कंप्लेन कर सकती है सिर्फ, या फिर उसका कलीग भी कर सकता है? या बहुत अच्छा एक सवाल कि जहाँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसके मन में इस बात का भी डर है कि वो अथॉरिटी है जो ऐसा कर रहा है। जी पारुल जी, क्या कहना चाहेंगे?
तो पॉश एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि सिर्फ महिला जिसके साथ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है सिर्फ वही कंप्लेन नहीं कर सकती। अगर उसकी कोई कलीग है जो ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं या उसके पेरेंट्स हैं या उसका कोई भी रिलेटिव है वो जाके भी कंप्लेन कर सकता है। इसकी स्पेसिफिकली क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एक ग्रुप में होते हैं, आप किसी से कंफर्टेबली आप शेयर कर पाते हैं, लेकिन आप डरते हैं क्योंकि जो एक ऐसा काम कर रहा है वो आपका इमीडिएट बॉस है या उस कंपनी का हेड है। या एक केस हमारे पास आया था जहाँ पे कॉलेज का HR हेड ही है, वो इस महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है। सो अगेन वो किसको जाके बताए? तो अगेन यहाँ पे प्रोविजन है कि कोई भी इसके महिला के अलावा कोई और भी जाके इस तरह की कंप्लेन कर सकता है। इनफैक्ट अब जो है शी पोर्टल भी है जहाँ पे हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक शी बॉक्स पोर्टल बनाना पड़ेगा जहाँ पे एक महिला बिना किसी नाम दिए या अनोनिमस भी कंप्लेन दर्ज करा सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो महिला खुद ही कंप्लेन करे, कोई भी अनोनिमसली भी कंप्लेन कर सकता है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? आप सभी को, मेरा नाम प्रकृति गुप्ता है और मैं लॉ की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि पॉश एक्ट ऑर्गेनाइज्ड जॉब सेक्टर पे लगता है और हमारे इंडिया में अप्रॉक्स 70% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड जॉब है, तो उस पर रोशनी डालते हुए पारुल जी ने भी एक देखा जाए तो काफ़ी कुछ बात कही थी, लेकिन मैं चाहूँगा इस पर और ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू हो जाए। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस पर प्रज्ञा जी आप क्या कहती हैं? बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात हो रही है। देखिए, कोई भी लॉ जब आता है, जो भी कोई लॉ फोर्स में आता है, उसमें जो उसका टारगेट होता है वो महिलाएं हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड या इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की नहीं है। क्या मेरे घर जो मेड आ रही है क्या उसका वर्क प्लेस नहीं है? वो हो सकता है सैलरी ना रिसीव कर रही हो अपने खाते में, लेकिन वो मुझसे महीने का 3,000 रुपए दे के जा रही है। यदि मेरे पति ने या मेरे घर के किसी मेल ने उसके साथ वहां पे किसी तरीके का अनवेलकम बिहेवियर या सेक्सुअल हरासमेंट किया, तो क्या उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि वो कहाँ जाए? ऐसे में LCC का प्रावधान है, वो अपने SDM के पास जा सकती है। जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े। यदि आपको कुछ नहीं समझ आता, आप एक अनपढ़ महिला है, फिर भी आपके साथ ऐसी कोई चीज घटित हुई है और हिम्मत करके आप आगे बढ़ना चाहती हैं, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपने किसी आसपास के NGO जा सकती हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यदि NGO नहीं है, आप सीधे वहां पे जो है पुलिस के पास जा सकते हैं, आप वहां पे अपनी रपट दर्ज करा सकते हैं। पहले 354A का सेक्शन था IPC में और अब 75 BNS का प्रावधान आ चुका है। तो चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, बात यहाँ हम सेक्टर की नहीं, महिलाओं की और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो आपको आवाज़ उठानी है और कोशिश करनी है कि यदि आपके पास एजेंसी नहीं है या अनफॉर्चुनेटली आप आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं डायरेक्टली, आप अपनी किसी सहयोगी, अपनी किसी दोस्त से या किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के माध्यम से उनके पास रीच आउट करिए और वहां के माध्यम से आप कानूनी सहायता को अवेल कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। इसी पर मैं पारुल जी से भी एक ओपिनियन चाहूँगा। आप ट्रेनिंग देती हैं, इस तरह के पॉश के मामलात में आप जाते हैं, तो आप इस ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किस तरह से डील करते हैं? और वहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इतना बड़ा वर्ग है महिलाओं का, उनको आप किस तरह से अवेयर करने के साथ साथ ये बताते हैं कि अगर उनके साथ ऐसा हो तो वो कहाँ जाए? देखिए नुमान, जो मैंने स्पेसिफिकली देखा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो फिर भी ट्रेनिंग्स रेगुलरली होती हैं और महिलाओं को इसके बारे में जानकारी भी होती है। और कहीं ना कहीं आज इतना एजुकेशन बढ़ गया है तो महिलाएं इसके बारे में अवेयर रहती हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अवेयर करना, उनको इसके बारे में जानकारी देना कि आपके साथ इस तरीके का अगर बिहेवियर हो रहा है, किसी भी तरीके का अनवेलकम बिहेवियर हो रहा है, तो ये सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की कैटेगरी में आता है। क्योंकि कई बार महिलाएं समझ ही नहीं पाती हैं कि ये उनके साथ इस तरीके का हैरेसमेंट हो रहा है और उन्हें कंप्लेन करना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसे मैं जैसे जिन NGOs के साथ जुड़ी हूँ, हम चाहते हैं कि हम इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जाएं, वहाँ महिलाओं को अवेयर करें कि आपके ये राइट्स हैं, आपके साथ आप जिस जगह भी काम करती हैं, जिस भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसी भी घर में या किसी भी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जाएं, आप काम करती हैं और इस तरीके का अगर कोई अनवेलकम बिहेवियर हो रहा है तो आपको कहाँ कंप्लेन करनी है, कैसे कंप्लेन करनी है आपको। और अगर हम अपने NGO के थ्रू भी जाके उनकी कंप्लेंट्स दर्ज कराते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हमें आती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही आती है। क्योंकि वो महिलाएं एक तो डर की वजह से या एक सोशल स्टिग्मा की वजह से बाहर नहीं आना चाहती, बोलना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी सोसाइटी उनको जज करती है।
तो ये उनके लिए बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उनको अवेयर करना। अच्छा, ऐसे मामलात के अंदर जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं वो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती हैं, यानी मुफ्त कानूनी सलाह का भी और पूरा इंतजाम है उसके अंदर। डीएलएसए भी कहीं ना कहीं इस तरह के अवेयरनेस सेशंस लगाती है। आई बीइंग डीएलएसए में मैं फैमिली के पैनल पे हूँ, तो हमारी कोशिश होती है कि हम डीएलएसए के थ्रू, लीगल एड के थ्रू हम अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ जाके, इनफैक्ट हम स्कूल कॉलेजेस जो लोअर मिडिल क्लास जगह पे हैं वहाँ पे जाके इस तरीके के सेशंस लगाते हैं और वहाँ पे लोगों को, महिलाओं को अवेयर करते हैं। क्या क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र में जहाँ स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, वो जो पीड़ित महिलाएं हैं जो अदालत नहीं जा पा रही हैं, वो वहाँ स्कूल की जो इंटरनल कमिटीज बनी हुई हैं या कॉलेज की इंटरनल कमिटीज बनी हुई हैं, वहाँ जाकर के हेल्प ले सकती हैं, सहायता ले सकती हैं कि कोई उनको तरीका बताया जा सके कि वो कहाँ जाएं, अगरचे उनको वहाँ जाने में डर लग रहा है? उनको ये हम गाइड करते हैं कि आप देखिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम करना जरूरी है। अब वो अगर स्कूल और कॉलेज में काम नहीं कर रही हैं तो वो वहाँ की इंटरनल कमिटी में जाके आप कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अगर किसी स्कूल कॉलेज में अगर आप क्लीनिंग स्टाफ में हैं, अगर आप कोई डिलीवरी का काम करती हैं वहाँ पे, आप वहाँ की इंटरनल कमिटी में जाके कंप्लेन कर सकती हैं। लेकिन अगर आप नहीं करती हैं, आप किसी के घर में काम करती हैं, तो आपको उनको ये बताना जरूरी होता है कि आप कहाँ जाके डीएम या एसडीएम को जाके कंप्लेन करें और कैसे कंप्लेन करें, ये भी बहुत जरूरी है बताना। जी, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम हुमैरा है और मेरा सवाल है कि अभी अभी प्रज्ञा मैम ने कहा कि पॉश एक्ट इज़ जेंडर स्पेसिफिक, तो आपको नहीं लगता पॉश एक्ट जो जेंडर स्पेसिफिक है, आजकल के वक्त में सेक्सुअल हरासमेंट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू विमेन ओनली, वर्क प्लेस पे मेन के साथ भी आज के वक्त में बहुत हरासमेंट होती है, तो हाउ डज लॉ एड्रेस दैट? ये बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है आपने हुमैरा। देखिए, मैं बहुत ही बड़ी प्रोपोनेंट हूँ जेंडर न्यूट्रल लॉज की। मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि हम राइट टू इक्वालिटी 14, 15, 19, 1G या 21 की बात कर रहे हैं, राइट टू डिग्निटी, राइट टू नॉट जस्ट लाइफ बट अ लाइफ विद डिग्निटी, वहाँ पे हम सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं कर सकते हैं, हमें हर जेंडर्स की बात करनी चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आए हैं, स्पेशली मैट्रिमोनियल कानून में, जहाँ देखा गया है कि दूसरे जेंडर को भी हिट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये कहना सही है कि सिर्फ एक ही जेंडर गलत कर सकता है या दूसरा जेंडर ही सही हो सकता है? ऐसे में ही कानून या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आइन था, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है और ये जो एक्ट आया था ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए था। डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी ज़रूरी होता है कुछ एक छोटे वर्गों को, माइनॉरिटीज़ को, अंडर एज बच्चों को, बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके मद्देनज़र ये कानून आया था। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल जायज़ है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये परपेचुएटर का कोई जेंडर नहीं होता, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ एक औरत हो। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस किए हुए हैं जहाँ पे यदि औरत को प्रमोशन नहीं मिला, उसने अपने एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट केसेस फाइल किए हैं और ऐसे मैटर्स चल रहे हैं और उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स भी आए हैं। इनफैक्ट पॉश का कानून सेक्शन 14 में स्पेसिफिक प्रोविजंस देता है कि यदि कोई भी कंप्लेंट फॉल्स पाई जाती है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट यहाँ पे केस फाइल कर सकती है, कंपनसेशन दिया जाएगा और दूसरा आपके पास सिविल या क्रिमिनल डिफेमेशन का रास्ता तो है ही। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आने वाले समय में बेहतर होगा कि हम सारे जेंडर्स को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कानूनों को क्यूरेट करें जहाँ पे हर कोई कानून के संरक्षण में है। क्या अगर किसी के खिलाफ कुछ इस तरह की जांच गलत पाई जाती है और उसके अंदर वो ये साबित हो जाता है जो कंप्लेंट थी वो झूठी थी, तो क्या डिफेमेशन का केस इसके अंदर बिल्कुल दायर हो सकता है उस महिला के खिलाफ? तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें, इस तरह के केसेस दायर हो सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम सुरभि यादव है। मेरा सवाल ये है, क्या पॉश एक्ट कोर्ट्स पर भी अप्लाई होता है? जी, आप दोनों ही वकील हैं। अच्छा। क्या अदालतों पर भी ये लागू होता है? और उसके साथ साथ आर्म फोर्सेस अगर हम इस तरह के देखें तो मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक स्पेसिफिक पॉश की कमेटी है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में हर साल चुनाव होता, हर 2 साल में एक बार चुनाव होता है, 2 इयर्स का टेन्योर है। एक प्रॉपर्ली इलेक्टेड बॉडी बनाई जाती है जो हेड किया जाता है डिफरेंट चीफ जस्टिसेस और जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं। तो चाहे आर्म्ड फोर्सेस हों, चाहे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके अपने रूल्स और बायलॉज हैं। लेकिन हर जगह जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कोर्ट्स और ये सब उसमें कवर्ड हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर भी ये आती है, इन्फॉर्मेशन सीख की जा सकती है, हाउएवर आपका कोई पर्सनल या वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो।
तो लॉ के स्टूडेंट हैं, ये तो सवाल एक्सपेक्ट किया ही जा सकता था कि जब हम आगे कोर्ट में जाएंगे तो इस तरह की कमेटीज़ वहाँ भी होंगी या नहीं होंगी। बहुत अच्छा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपके मन में सवाल है? आज के इस टॉपिक को आप लोगों ने सुना जाना, अब इसके ताल्लुक से आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरा नाम सान्या श्रीवास्तव है और मेरे पैनलिस्ट से ये सवाल है कि निचले स्तर पे जो वर्क प्लेसेस होते हैं जहाँ पे फीमेल का रेशियो बहुत कम होता है, या जैसे मैम ने बताया कि LCC या IC कमिटीज़ होती हैं जहाँ पे नहीं है और जहाँ पे रेशियो कम है फीमेल्स का, तो जब वो कंप्लेन करती हैं तो जो जेंडर बायस चीज़ होती है तो उस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं वहाँ पे, उसमें रिड्रेसल का कैसे प्रोसीजर है या क्या कैसे प्रोसेस होता है? जी पारुल जी। देखिए, इसीलिए इंटरनल कमेटी की जो हेड है वो कहीं ना कहीं एक फ़ीमेल को रखा गया है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, फीमेल कम है, तो भी अगर कोई फीमेल कंप्लेन करे तो कहीं ना कहीं एक महिला की कंप्लेन को ज़्यादा अच्छे से समझेगी, इसीलिए एक फ़ीमेल को हेड रखा गया है उस इंटरनल कमेटी में। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रावधान इसीलिए लाया गया कि एक महिला की पीड़ा को समझेगी। दूसरी बात, मैंने जैसे बोला कि अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं और वहाँ पे मैक्सिमम मेल मेंबर है, तो कहीं ना कहीं एक आपके यहाँ इंटर्नशिप के लिए कोई महिला आ सकती है, या आपके यहाँ जैसे सफाई कर्मी है वो भी महिला हो सकती है, तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करे? वो अपने इंटरनल कमेटी में ही कंप्लेन करेगी। और इसीलिए 50% उस जनरली सजेस्टेड यही रहता है कि 50% ऑफ दैट कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो फीमेल्स रहें, और एक एक्सटर्नल मेंबर का भी प्रावधान इसीलिए है कि वो भी कहीं ना कहीं बायस ना हो, कि अगर कोई महिला कंप्लेन कर रही है तो आप बायस ना हो जाएं। देखिए, मैं इसे बहुत सिंप्लीफाई करके करती हूँ। 2500 या 3000 रुपये लेने वाली एक दिहाड़ी मजदूर या कोई एक ऐसी महिला जो किसी के घर में मेड है, यदि उसके साथ कोई ऐसी चीज़ घटित होती है, वो कहाँ जाएगी? वो कौन से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी? वह कहाँ कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटकाएगी? इसीलिए सेक्शन 75 आया था। रूपन देओल बजाज का एक केस था। हम छोटे तबके की महिलाओं की बात कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। शी वॉज एन IAS ऑफिसर। उनके साथ एक बहुत सीनियर IPS ऑफिसर ने भरी महफिल में एक प्रॉपर पार्टी में उनके पोस्टीरियर को स्लैप किया, जिसकी वजह से ये देखा गया कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अभी भी होता है। इतनी सीनियर महिला के साथ होता है जो सशक्त है, जिसके पास पावर है। तो जब वो प्रोटेक्टेड नहीं थी, तो ऐसे में ही IPC पीनल कोड के प्रावधान आए थे, जिनको अभी हम रिपील करके BNS में कन्वर्ट कर चुके हैं। यदि आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, आप ये मानिए आपको कोई जानकारी नहीं है, आपके पास कोई वकील नहीं है, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आप सिंपल एक चिट्ठी जाके पुलिस के पास देकर आइए, आप उन्हें ये घटना बताइए और उस पर FIR दर्ज हो सकती है। न सिर्फ ये, 0 FIR का भी प्रावधान है। यानी आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हों, यदि आप चिट्ठी देकर उससे भेज देते हैं तो उस चीज़ पर पुलिस कॉग्निजेंस लेगी। यही यदि गॉड फॉरबिडन पुलिस कॉग्निजेंस नहीं ले रही है तो 156(3) का प्रावधान है। आप अपने आसपास के SDM को चिट्ठी लिखिए, आप पत्राचार करिए, लेकिन पत्राचार जरूरी है। आप उनकी रिसीट्स अपने पास रखिए ताकि आपके पास ये प्रूफ्स रहें कि आपने रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से दिया है। जी, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर कमेटी की तरफ जाने में आपको खतरा है, कमेटी नहीं है, या उसके अंदर आपको लगता है कि वो जो है मेल डोमिनेंट है, तो आपके पास BNS का प्रावधान है। 75 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जी। तो ये जानना बहुत जरूरी कि कॉग्निजेबल मतलब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है तुरंत और बिना वारंट्स के अरेस्ट कर सकती है। तो इसीलिए इसको कॉग्निजेबल बनाया गया, क्योंकि एक महिला कंप्लेन कर रही है और ये सीरियस ऑफेंस है। सीरियस ऑफेंस है। अभी एक सवाल और ले लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? तो मेरा नाम प्रियंका है और मेरा आप सबको नमस्ते। और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई फीमेल स्टाफ है, उसके साथ किसी एम्प्लॉय ने वर्क प्लेस पे नहीं करा, लेकिन वो वर्क प्लेस में ही उसके साथ काम करता है, और लेकिन उसने ऑफिस के बाहर करा या वर्क प्लेस के बाहर करा, तो क्या वो कंप्लेन इंटरनल कमेटी में करेगी या फिर BNS के अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगी? जी, एक अहम सवाल प्रज्ञा जी। देखिए, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। इसमें थोड़ा फैक्चुअल सिनेरियो अलग हो सकता है। मान लीजिए उस आपके एम्प्लॉयर ने या आपके बॉस ने या जो भी आपके वो कलीग थे, उसने आपको ऑफर किया कि आज आपको वो घर छोड़ देगा क्योंकि मैं कुछ एक ऐसा मैटर कर रही हूँ। उसने आज आपको बोला कि वो आपको लिफ्ट दे देगा और आपको घर पे ड्रॉप करेगा। आपने सोचा नहीं कि इस तरीके की कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है। आप गाड़ी में बैठी हैं और उसने इनएप्रोप्रिएटली आपको
टच किया और वो कॉन्स्टेंटली टच करता रहा, आपने उनका हाथ झटका जिसके बावजूद भी वो कंटिन्यू करते रहे, आप शॉक में थी, आप घर गई, आपको समझ नहीं गए आया कि ये हुआ क्या ये सेक्सुअल हरासमेंट है और क्या ये वर्क प्लेस है? बिल्कुल उस कार को वर्क प्लेस समझा जाएगा, उस रिलेशन को समझा जाएगा। हालांकि यदि यहाँ पे कहीं पर भी कंसेंचुअल यदि एंगल आता है, वो बहुत थिन लाइन है फिर क्रिमिनल लॉ में कि क्या कौन पार्टी सही थी कौन सी गलत थी, लेकिन कंसेंचुअली यदि आपके साथ ये चीज होती है तो शायद सेक्सुअल हरासमेंट का एंगल नहीं आएगा। एक सिंपल क्रिमिनल लॉ है जहां मेंस रे और एक्टस रियस की हम बात करते हैं, इंटेंट और सेक्सुअल हरासमेंट और अनवेलकम टच यहां पे एक डिफरेंस लाई करता है। और आपके पास पूरा राइट है कि आप आईसीसी के पास भी जा सकती हैं, आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो सकती है, आपके पास राइट है, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा कि आप सिर्फ आईसीसी क्यों नहीं गई या आप सिर्फ पुलिस के पास क्यों गई, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकती हैं, ये आपकी इच्छा है। ये आपकी इच्छा है और ये आपका हक भी है, आपका अधिकार भी है। हमने आपके उन अधिकारों पर बातचीत की, उन कवानीन पर हमने बातचीत की जिनका जानना आप सबके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब भी कानून की जो सेफ्टी की वॉल है, जो दीवार है आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो वहाँ भी आपके लिए मौजूद है। उस पर आज हमने उसके निकात को जानने की कोशिश की। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को मोहब्बत से नवाजने के लिए। आप यूट्यूब पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और अपने सवाल अगर आप पूछना चाहें तो वो भी सिलसिला ईमेल के ज़रिए जारी है, आप ईमेल पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करेंगे, फिर किसी मौजू पर गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब। इस बार